राम राम खम्बागणी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समर्पण एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ क्लास है आपको बड़ी अच्छी लग रही होगी। कल किसी कारणवश क्लास नहीं मिल पाई, इसके लिए पहले तो आपको सॉरी। कोई कारण हो गया था इसलिए हम जो है क्लास ले नहीं पाए, लेकिन समय की जो है बचत करनी बहुत ज़रूरी है। समय का जो सही उपयोग है वो हमें बहुत ही करना जो है बहुत ज़रूरी है। हमने पहले एक टॉपिक जो है अपना वो पूरा कर लिया था। जो प्रमुख त्योहार है वो हमने बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझ लिए। जो जिन्होंने क्लास देखी उनको पता है, और जिन्होंने नहीं देखी वो अब भी देख सकता है। तो आज हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना कला संस्कृति का वो शुरू करने वाले हैं। और इसमें जो है आपको हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेने वाले हैं वो अपना जो टॉपिक है वो रहेगा प्रथाएं एवं रीति रिवाज। आपको मालूम ही है, हमारे राजस्थान में या बात करें या पूरे देश में बात करें तो अलग अलग प्रथाएं हैं, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग परंपराएं हैं। उनको जो है हम लोग निभाते हैं। तो उनको जो है आज हम पढ़ाएंगे। कहते हैं कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही, कि मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, पर गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। मंजिल अगर आपको चाहिए तो आपको जो है गुमनाम होना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, तब जो है जाके आपको मंजिल मिलेगी। जो घर में बैठे रहते हैं उनको क्या पता मंजिल मिलने का मजा क्या होता है। तो चलिए क्लास को विदाउट टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं। टॉपिक आपने देख लिया होगा। जी, तो अपना जो टॉपिक है वो प्रथाएं एवं रीति रिवाज होता है। प्रथाओं के बारे में बात करें या रीति रिवाज के बारे में बात करें तो प्रथाएं और रीति रिवाज वैसे तो एक ही शब्द है। प्रथाएं वो हैं जो पुराने समय से जो चली आ रही हैं कि भाई यही करना है। हमारे पुराने पूर्वजों ने कहा है वो चीजें कि भाई जो कार्य वो इस प्रकार होना चाहिए। ये कार्य जो है पुराने समय से करना है, ये हम भी कर रहे हैं, हमारे पूर्वज भी कर रहे थे, और हमारे जो लोग वो हैं आने वाले वो भी करेंगे। इसमें कुछ बुरी होती हैं, कुछ बुरी जिन्हें हम समाप्त कर सकते हैं, कुछ अच्छी होती हैं जिन्हें हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। प्रथाओं के बारे में बात करें या रीति रिवाजों के बारे में बात करें तो ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ अच्छी होती है प्रथाएं, कुछ खराब होती हैं। अगर बात करें कि अच्छी प्रथाएं हैं तो उनको हम जो है आगे लेकर चलेंगे, उनको जो है अपने बच्चों को भी सिखाएंगे या हम हैं वो भी सीखेंगे कि भाई अच्छी चीज है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमेशा यही है कि हमेशा हर चीज अच्छी होती नहीं है, कुछ खराब भी होती है। तो उन खराब चीजों को जो है जो बुरी है उनको हमें क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। रीति रिवाज की बात करें तो शादी ब्याह होते हैं, घर में कोई फंक्शन होता है, कोई दूसरा जैसे कोई होली हो गई, त्योहार हो गए किसी भी प्रकार के, तो उनमें कुछ अलग अलग प्रकार की परंपराएं निभाई जाती है, रीति रिवाज निभाए जाते हैं। जैसे नाक खींचना हो गया, शादी में नाक खींचते हैं, वो तोरण बांधे वह चीजें है को नहीं उड़ दी है। तो वो चीजें हैं वो रीति रिवाज में आती है, जो हमें पुराने समय से जो पूर्वज करते हैं और जो हमें भी करते रहना है। तो वो सब हमारे प्रथाओं और रीति रिवाज में आते हैं। चलिए इनमें कौन सी अच्छी है कौन सी बुरी है, चलो इन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रथा है अपने लिए वो है संथारा। क्या है भाई? संथारा परंपरा या प्रथा कह सकते हैं। ये सब जो संबंधित है, अगर बात करें कि ये किससे संबंधित है तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? जैन धर्म से। इस प्रथा में होता क्या है कि इस प्रथा में जब व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा होने लगती है, जब व्यक्ति चाहता है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए, मोक्ष का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु मतलब इस जो संसार है, इस शारीरिक जितनी भी चीजें हैं इस संसार में, उन सब से छुटकारा पाना, उसे हम क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है? अन्न और जल त्याग देता है। क्या करता है? अन्न और जल त्याग देता है। सही बात है, जब खानो पीनो छोड़ देवा तो भगवान ने प्यारा रहना ही जा है को नहीं। तो इसमें क्या होता है? अन्न जल जो है त्याग दिए जाते हैं। और इसे एक पद्धति है जिसे क्या कहते हैं? संलेखना पद्धति। क्या कहते हैं भाई? संलेखना। इसका दूसरा नाम अगर कहें संथारा प्रथा का दूसरा नाम करें तो इसे संलेखना कहते हैं। आपको मालूम हो तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो है ये इसी पद्धति द्वारा मोक्ष प्राप्त किया गया था, इसी पद्धति द्वारा उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं समाधि प्रथा। कौन सी भाई? समाधि प्रथा के बारे में जानेंगे। समाधि प्रथा के बारे में बात करें तो साधु महात्मा जो होते हैं अपने अपने जो अपने समाज में या अपने देश में, अपने राजस्थान की बात करें तो इसमें साधु महात्माएं होते हैं। वो क्या करते हैं? मोक्ष प्राप्ति के दो अलग, उनके द्वारा मोक्ष प्राप्ति का अलग अलग होता है। क्या क्या?
कि वो ये होता है कि वो क्या करते हैं कि समाधि लेते हैं। समाधि दो प्रकार के, एक तो जल में ली जाती है, एक भूमि में ली जाती है। कहाँ पर? एक जल में और एक भूमि में। मतलब क्या होता है इसमें समाधि में? जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होना या मोक्ष प्राप्त करना, या भूमि के अंदर जीवित, कैसा? जीवित रूप से ही वो जीवित ही जल में डूब जाते हैं, या भूमि के अंदर रहकर आप जो है भूमि में वो क्या कहते हैं उसमें बैठ जाते हैं। इस वजह से उनको क्या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम समाधि प्रथा के नाम से जानते हैं। इस प्रथा पर सबसे पहले अगर बात करें कि भाई रोक किसने लगाई थी, तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट या पॉलिटिकल मेजर थे, मेजर लुडलो। कौन थे भाई? मेजर लुडलो। इन्होंने सर्वप्रथम जो है कब? 1844 में, बिल्कुल डेट आपको याद रखनी है, संख्या सन आपको याद में रखना है। 1844 में जो है इन्होंने इसको बंद किया था। इसके बाद में बात करें तो पूर्ण रूप से हमारे सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित किया, इसे सुसाइड के रूप में माना था। कब? 1861 में जो है इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। इसमें इसे जो है सुसाइड कह दिया गया कि व्यक्ति जो है इसमें क्या होता है, इसमें मतलब समाधि मिलने में मतलब सुसाइड करना होता है, इसको सुसाइड घोषित कर दिया। तो समाधि प्रथा के बारे में आप जान ही गए होंगे। इसमें एक और बात, जैसे आपको मालूम होता हमारे पुराना जो सतयुग था, अभी तो युग है कौन, अभी युग है कलयुग है कौन, अट भाई भैरो को नहीं। तो उस समय क्या था? सतयुग था। सतयुग में आपको मालूम होता भगवान राम ने भी जल समाधि ली थी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगली प्रथा कौन सी भाई? नंबर 3 प्रथा की बात करें तो सती प्रथा। सब मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट मानो तो सती प्रथा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा की बात करें तो इसके प्रकारों की बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले इसके प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। नंबर 1 बात करूं तो अनुमरण, क्या कहते हैं नंबर 1 को? अनुमरण। नंबर 2 सहमरण। नंबर 3 मां सती। ये इसके 3 प्रकार है। महत्वपूर्ण रूप से कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। अनुमरण में होता है कि पति की किसी निशानी के साथ जो है पत्नी मृत्यु को प्राप्त होती है, या उसकी याद में जो है मृत हो जाती है, मर जाती है। ठीक है ना। ये बात सुन लेना, क्या होता है? पति की किसी निशानी के साथ, किसके साथ? किसी निशानी के साथ। अक्सर होता ये था उस समय, ज्यादातर तो क्या होता था इस पद्धति सहमरण, यानी कि जब पति मर जाता तो पति की जो चिता होती थी उसमें ही जो वो पत्नी है वो भी उसके साथ जलती थी, या उसका भी जो है उसी के साथ दाह संस्कार मृत्यु उसे मिलती थी। लेकिन जब उस समय पत्नी के पेट में कोई बच्चा हो, या उस समय कोई ऐसी स्थिति हो जाती थी कि वो उसके साथ उस अर्थी में जो है उसका दाह संस्कार होता था, तब उसको मृत्यु प्राप्त न हो, तो वो क्या करते थे? वो दूसरी जो पद्धति थी वो अनुमरण थी, यानी कि पति की कोई निशानी जो बहुत मतलब हो सकता है उसका पैंट कपड़ा या कोई माला थी, उसकी कोई अच्छी चीज जो उससे संबंधित थी, उसके साथ जो है वो अपनी मृत्यु को प्राप्त होती थी। आगे बात करें मां सती। तीसरा जो प्रकार है, सेकंड आपको बता ही दिया, सहमरण। सहमरण का मतलब होता है पति के साथ मृत्यु, पति की मृत्यु हो जाने पे पत्नी भी जो है मर जाती थी, उसे क्या कहते हैं? सहमरण कहते हैं। फिर बात करें मां सती की। मां सती सती प्रथा का जो है तीसरा प्रकार है। इसमें क्या होता था? पुत्र की मृत्यु पर जो है माता जो है मरती थी। अगर ये चीजें ना होती, गलत था, लेकिन नहीं होती तो लोग उसको जो जलील करते थे, उस पर अलग अलग प्रकार के जो आरोप लगाए जाते थे। उसका मुंह जो है भाई मॉर्निंग में मुंह देखना खराब लगता था, या यूं कहें कि उसको सामने ही नहीं आना चाहिए, उसको अंदर के अंदर बैठे रहना है, वो किसी तीज त्योहार में भाग नहीं ले सकती, किसी भी प्रकार के त्योहार में जो है वो भाग नहीं ले सकती, वो सिर्फ एक रंग का कपड़ा पहनेंगी, ऐसी कुछ उसमें बंदिशें थी। तो इनसे अच्छा उनको ये लगता था कि इससे अच्छा है कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाए, हम मर जाए। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें भारत में सती का प्रथम प्रमाण। बात करें कि भारत में भाई ऐसा शुरुआत कैसे हुई थी, तो माना जाता है एरण अभिलेख में। कहां से? एरण अभिलेख से प्राप्त चलता है। एक थे शासक गोपराज। कौन थी? गोपराज जी थे। उनकी पत्नी थी जिसका नाम था सीता। क्या नाम था? सीता। उनके जो है प्रथम प्रमाण जो मिलते हैं 510 ईस्वी में, इन्होंने क्या सती ये हुई थी अपने पति के साथ। ठीक है। आगे बात करें सती, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण याद रखने लायक चीज है वो है देवराला कांड। कौन सा भाई? देवराला कांड। कहाँ हुआ था? सिक्कर में हुआ था। अगर पूछ ले क्वेश्चन आ जाए, ये इंपॉर्टेंट रूप में देख लेना आप, इंपॉर्टेंट तौर पर, देवराला कांड कहाँ हुआ था? सिक्कर में हुआ था। ठीक है ना। अब बात करें भाई इसमें क्या हुआ था, तो इसमें 1987 में, 1987 यानी 1987 में माल सिंह थे एक, उनकी पत्नी थी रूप कंवर। क्या हुई? कौन थी? रूप कंवर। वो जो है इसमें सती हुई थी। वैसे माना जाता है कि वो सती नहीं होनी मतलब होना नहीं चाहती थी, लोगों ने उनको प्रेशराइज किया और इस वजह से जो ये सती हुई थी। अब बात करें दूसरी, राजस्थान में प्रथम कांड। कब?
राजस्थान में प्रथम जो प्रमाण है वो घटियाला अभिलेख से मिलते हैं। कौन से अभिलेख से मिलते हैं? घटियाला अभिलेख से मिलते हैं। कब? 861 ईस्वी में राणुका नाम की जो थी, उनकी पत्नी थी राणुका, एक शासक थे, उनकी पत्नी थी सफलदेव, जो है उनके सामने क्या होती? सती हुई थी। आगे चलते हैं। सती प्रथा को सर्वप्रथम रोकने के प्रयास किसने किए थे? तो सर्वप्रथम रोकने के जो प्रयास है वो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक एवं अकबर। इन दोनों ने क्या किया था? सती प्रथा को रोकने का जो प्रथम प्रयास इनके द्वारा किया गया था। फिर 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय एवं लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा जो है, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा क्या हुआ था? धारा 17 के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया गया था। क्या किया गया था भाई? गैर कानूनी घोषित किया गया था और इसे बंद किया गया था, क्योंकि राजा राम मोहन राय, आपको पता हो तो स्टोरी थी इनकी भी एक, इनकी भाभी जो है वो विधवा हो गई थी और उन पर जो है लोगों ने सती होने के लिए उन्हें भी मजबूर किया था। जब उन्होंने ये चीजें देखी तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने जो इस पर रोक लगाने की जो अनवरत प्रयास किए, जिसके प्रयास स्वरूप धारा 17 के तहत इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे चले हम तो जौहर प्रथा कौन सी? इसके बाद वो तो थी पति के साथ, ये होती है पति की मृत्यु से पहले। वो तो क्या था? उसमें सती प्रथा में तो होता था पति की मृत्यु के बाद जो है, पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ वो जो है उसमें जलती थी। इसमें क्या होता है? पति की मृत्यु से पहले ही जो है पत्नी मरती है। लेकिन ये एक सम्मान की बात है, जब युद्ध होता था दो शासकों के मध्य और उन्हें ऐसा लगता था कि भाई अब वो जिसे कहते हैं हम केसरिया, उनके पति जब केसरिया बांध कर जो है युद्ध में उतर जाते थे, आर पार की लड़ाई की भाई मृत्यु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, प्रमाण कुछ भी निकल सकता है, तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जो है औरतें उस समय मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी या जो है स्वयं जो है उसमें जल जाती थी सतीत्व के लिए। तो इसलिए जो प्रथा थी उसे क्या कहते हैं हम? जौहर प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो पति की मृत्यु से पहले जो मतलब क्या कहते हैं उसको कि ये जो मृत्यु प्राप्त करते थे उसे हम क्या कहते हैं? जौहर प्रथा के नाम से जानते हैं। इसमें भी दो प्रकार की थी, एक तो जल जौहर कहते हैं, एक कहते हैं अग्नि जौहर, ठीक है ना। इसके की दो ही प्रकार है, एक तो जल जौहर यानी जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होना, दूसरा अग्नि जौहर, अग्नि में जलकर जो है मृत्यु को प्राप्त होना। तो ये इसके दो प्रकार थे जौहर के। बात करें तो भारत में जो है प्रथम जौहर कब हुआ था? 712 ईस्वी में दाहिर की पत्नी थी रानी देवी, इसके नेतृत्व में जो है प्रथम जौहर भारत में हुआ था। फिर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 1301 में जो है, राजस्थान में 1301 में रणथंभौर के शासक थे हमीर देव। कौन थे? हमीर देव। उनकी पत्नी थी रंग देवी। कौन सी थी? अगर यहाँ पे ना दिखे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन थी? रंग देवी, ठीक है ना। इनके नेतृत्व में जो है जौहर हुआ था और वो कौन सा जौहर था? जल जौहर हुआ था, ठीक है। आगे बात करें कि भाई राजस्थान में प्रथम अग्नि जौहर, ये तो हो गया प्रथम जल जौहर। यहाँ बात करें राजस्थान में प्रथम अग्नि जौहर जो है तो वो 1303 में हुआ था। चित्तौड़ के शासक थे राणा रतन सिंह, ठीक है ना। रतन सिंह जी जो थे उस समय शासक थे, उनकी रानी थी रानी पद्मिनी, जिनके नेतृत्व में जो ये जौहर हुआ था, ठीक है ना। ये बातें बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है, याद रखनी है। चलिए आगे बात करें अगली प्रथा के बारे में, देखें बाल विवाह। कौन सी प्रथा है भाई? बाल विवाह। क्या नाम है इसका? बाल विवाह। बाल विवाह का मतलब कि उम्र से पहले ही बच्चे की शादी करवा देना। टाबर करनो नहीं करनो, एक ऐसा समय था जब बच्चे को पता नहीं होता था शादी का मतलब, उससे पहले ही उसको शादी के बंधन में बांध दिया जाता था। और ऐसा अगर होता है तो उसे क्या कहते हैं? बाल विवाह कहते हैं। बचपन में जो विवाह हो जाए उसे बाल विवाह कहते हैं। और जरूरी कौन बोलते हैं? आज भी घने ही चले, ठीक है नहीं। आज भी क्या होता है? बहुत चलता है, नाबालिग जो लड़के और लड़कियां होती है उनकी शादी करवा देना बाल विवाह कहलाता है। आगे बात करें सबसे ज्यादा बाल विवाह कब होते हैं, तो एक डेट जो मैंने पहला बताई थी, अक्षय तृतीया। क्या बताई थी? अक्षय तृतीया। एक वर्ड भी आया था इसके साथ, अबूझ सावा। क्या आया था? अबूझ सावा। क्यों? ये एक ऐसा महीना है, एक ऐसी डेट है जिस दिन किसी भी प्रकार की कोई भी वो कहीं के शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता पड़े को नहीं। ले ज्ञान ओ ब्याह, ज्ञान ओ ब्याह, आदमी किन्हीं टाइम ब्याह कर सके, पंडित की जरूरत पड़े को नहीं, ठीक है नहीं। तो ये एक ऐसा था। तो इस दिन क्या है? सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, आज भी होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं। सर्वप्रथम रोकने की बात करें भाई, सर्वप्रथम रोक कब लगी, तो राजस्थान में जोधपुर के एक शासक थे प्रताप सिंह जी, जिन्होंने 1885 में जो है इस पर रोक लगाई थी। क्या लगाई थी भाई? 1885 में इन्होंने क्या लगाई थी? रोक लगाई थी।
ठीक है, आगे बात करें, फिर सबसे इंपॉर्टेंट अगर एक चीज समझे तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है शारदा एक्ट। कौन सा भी? शारदा एक्ट। इसमें क्या होता है, 1930 में ये शारदा एक्ट जो है लागू हुआ था। कब? 1930 में, अप्रैल 1930 में ये जो है शारदा एक्ट लागू हुआ था। इसमें हुआ क्या था भाई, एक दो लोग थे, इन नामों को याद रखना, हरविलास और लॉर्ड इरविन। हरविलास और लॉर्ड इरविन, इनके नेतृत्व में जो है एक अधिनियम लागू हुआ था। कब? 1930 में। इसके तहत एक फिक्स उम्र की गई भाई, इस उम्र में जो है क्या होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं करनी है। तो वो कौन सी थी? इसमें लड़के की जो उम्र थी वो 18 वर्ष तय की गई। कितनी तय की गई? 18 वर्ष। और लड़की की जो उम्र है वो तय की गई थी 14 वर्ष। और शादी तो जब शादी के बंधन में बंध जाते हैं एक ऐसी उम्र में, तो क्या होता है कि जो मेन जो चीज है ना वो उसमें भुला दी जाती है। जब 14 वर्ष और 18 वर्ष में शादी विवाह हो जाते हैं तो बच्चा अपना बचपन, अपनी जवानी कब जिए? वो तो उल्टी चीजों में फंसेगा, घर गृहस्थी में फंस गया, और दूसरी भी बहुत सी चीजें प्रेशराइज करते ही हैं। और सब वो मोटो काम में कौन करे? दादा दादी, नाना नानी। जीवता भाई मारा टाबरा, मारा पोता पोती रुपया देख जरूर तो मौज रह जा है को नहीं। जरूर है आना दादा दादी चक्कर में हटने खाटू मोड़ो पड़ जा अपना, है को नहीं। तो ये चीज, फिर इसमें क्या हुआ, इस चीज में भी अंतर दिखा। कानून तो बना लेकिन उचित नहीं था। तो इसके उचित से मेरा तात्पर्य यह है कि जो सन थी, डेट थी, वो फिर भी नाबालिग थी, बच्ची छोटी होती थी उस समय, लड़की की उम्र भी, और उस समय उस पर ऐसी जिम्मेदारी आ जाती थी जिन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता था। तो सही उम्र के रूप में 1978 में जो इसमें इस कानून में संशोधन किया गया, और इसके तहत लड़के की जो उम्र है वो 21 वर्ष तय की गई और लड़की की जो उम्र है वो 18 वर्ष तय की गई। तो इसको आपको ध्यान रखना। भी शारदा एक्ट किया था, किन्होंने लागू किया, कब लागू किया, इसमें क्या उम्र तय की गई, फिर जब उसमें संशोधन हुआ किस डेट को हुआ, और संशोधन के तहत जो है शादी की उम्र क्या रखी गई। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलें। अगली प्रथा विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह शब्द सुनते ही पता चल रहा है, पहले तो पत्नियां होती थी सती, और जब सती होना बंद हुआ तो क्या हुआ कि पत्नी क्या हो जाती थी, पति की मृत्यु के बाद पत्नी क्या होती है, विधवा हो जाती है। अब उस समय क्या था, विधवा पुनर्विवाह गलत माना जाता था, तो इसको भी एक विधवा पुनर्विवाह करवाना भी आवश्यक था। तो इन्होंने क्या, ईश्वर चंद और विद्यासागर, कौन से नंबर एक बात करें, ईश्वर चंद विद्यासागर एवं लॉर्ड डलहौजी, ये दो नाम याद रखना। इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी थी कि भाई ये होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए। और कब मान्यता दी पूछ ले तो, सन पूछ ले तो 1856 ईस्वी में जो इन्हें मान्यता प्राप्त हुई थी। फिर बात करें भाई, मान्यता इन्होंने तो दे दी, लेकिन अब लागू किसके द्वारा की गई, तो लागू जो है आप यहाँ पे देखिए, लागू कैनिंग द्वारा जो है इसको लागू किया गया था, इस कानून को भाई, कि विधवा पुनर्विवाह होना उचित है, ये होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। दहेज प्रथा, क्या भाई, दहेज प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है कौन है, ब्याह और यार बाद में इफार उफार गिफ्ट्स जो मिलते हैं उसे दहेज कह सकते हैं। सामान्य सी बात है, पैसा लिया जाता है जो कि उचित बिल्कुल भी नहीं है। पहले क्या होता था कि जब वर वधु पक्ष होता था उसके द्वारा वर पक्ष को पैसे दिए जाते थे, उसे माना क्या जाता था, उपहार माना जाता था, लेकिन वो उचित नहीं था, क्योंकि स्थिति किन्हीं व्यक्तियों की उचित थी, किन्हीं व्यक्तियों की अच्छी थी, किन की नहीं थी। जब लेकिन होता यह था, अच्छी है कि नहीं है, आपको तो पैसा देना पड़ेगा, गिफ्ट देने पड़ेंगे, तो ये क्या था, उचित नहीं था। इसलिए इसे कानूनी रूप से कब 1961 में जो इसे बंद कर दिया गया, इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, और इसके लिए जो है एक सजा भी नियुक्त की गई, भी इतनी सजा इसके लिए होगी। तो दहेज प्रथा भी बहुत गलत है, ना तो ले ना बात। आगे हालो, फिर आती है दाफा प्रथा। क्या आती है, दाफा प्रथा। मैं तो थाने सबू पहला कियो तो छोरा कम कोनी तो लारे छोरिया ही कम कोनी, है कोनी। तो बात गई है कि दहेज का जो उल्टा होता है, उसमें तो होता था क्या, वर पक्ष वधु पक्ष से पैसा लेता था, और इसमें क्या होता है, वर पक्ष द्वारा, मतलब अटू छोरो छोरी ने पया देवे, कई करे छोरो छोरी ने पया देवे, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को क्या दिया जाता था, उपहार दिया जाता था, पैसा दिया जाता था, जिसे क्या कहते हैं, वधु मूल्य कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, वधु मूल्य। इसमें क्या, इसे ये कौन सी प्रथा अपनी, दापा प्रथा। बिल्कुल आगे चलते, चारी प्रथा। क्या भाई, चारी प्रथा। कौन सी प्रथा, चारी प्रथा। ये सबसे ज्यादा फेमस की बात करें, ये कहां पर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ये भीलवाड़ा और टोंक में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, कन्या के जो माता पिता होते हैं वो वर पक्ष के द्वारा कन्या का मूल्य लेते हैं। कन्या के लिए, कन्या की जब शादी होती है तो वो क्या लेते हैं,
पैसे लेते हैं, ये भी गलत है। होता क्या है इसमें भी, एक जगह पर नहीं वटुपाया ले लिया, फिर वटु छूट गई, दूसरी जगह की फिर वटुपाया ले लिया, ये ऐसा सिस्टम चलता रहता है, ठीक है ना। तो ये भी गलती है, ये भी नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, फिर आती है डाकन प्रथा। बेटा बेटा डाकनिया लाग जा, है कौन बेटा बेटा डाकनिया लाग जा। तो डाकन प्रथा सबसे खराब भी है, गलत भी है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये जो होता है, एक तो ठाकुर लागे कि नहीं है कौन, और लगने के बाद जब उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो और भी बहुत ज्यादा खराब है कि नहीं है। 1853 में मेवाड़ भील कौर के शब्द याद रखना, जैसी ब्रुक, कौन भाई, जैसी ब्रुक ने जो है रोक लगाई थी। कब लगाई थी? 1853 में। किस पर? डाकन प्रथा पर, ठीक है, बहुत गलत थी। फिर बात करें दूसरी बात, तो मेवाड़ के एक शासक थे स्वरूप सिंह जी। कौन थे भाई? स्वरूप सिंह जी। इन्होंने भी डाकन प्रथा पर क्या लगाई थी भाई? रोक लगाई थी। रोक किन किन ने लगाई? आगे बात करें भाई, इस पर पूर्ण रूप से रोक कब लगी? तो एक अधिनियम जारी हुआ था जिसे क्या कहते हैं? डायन प्रताड़ना अधिनियम। डायन प्रताड़ना से तात्पर्य उनको जो है उसको प्रताड़ित किया जाता था अलग अलग प्रकार से। वो तो भूत लागुड़ो इन्हें तो ना वो कर देन, इन हम ही नहीं आवणो, आवे तो ठोकणो, उन्होंने वे चीपिया देना, वो दागना, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये गलत था। इसके लिए क्या 2015 में तो कानून बना, ये अधिनियम बना, और 2016 में जो इसे लागू किया गया। आज भी अलग अलग जगहों पे होता रहता है, लेकिन ये गलत चीज है। चलिए आगे आगे अपना थंबनेल आ गया। आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है ना। आज की क्लास में बस इतना ही। हमने कुल 10 प्रथाओं के बारे में इसमें पढ़ लिया। अभी और भी है मेरे हिसाब से 4-5 प्रथाएं और भी है जिनके बारे में भी विस्तृत रूप से देखेंगे, और अपनी जो रीति रिवाज है उनके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है ना। क्लास कैसी लग रही है कमेंट्स में आप बिल्कुल जरूर बताइएगा। मुझे भी अच्छा लगे कि आप देख रहे हैं, और जो अपना जो हम चाह रहे हैं ये काम यहाँ पर कर रहे हैं उसका फायदा आपको मिले। इसमें जो बताया जा रहा है आपको रीट मीन्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एकदम विस्तृत क्लासेस जो है आपको यहाँ पर मिल रही है। और कमेंट्स में आप मुझे बता ही सकते हैं, आपको कोई और कमी दिखे, आपको किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। कल फिर इसी समय अलग नेक्स्ट क्लास के साथ हम मिलेंगे, रीति अपने प्रथाएं और रीति रिवाज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।